जब मैंने नौकरी शुरू की मेरी उम्र 19 साल की थी, तो मेरे पिताजी तब शादी करने के चक्कर में थे। जब इंटरव्यू में गया उस वक्त उन्होंने मुझे, जब इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो मैं आईपीएस में आ गया। मैंने कहा अब दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, भगवान एक ही बार मदद करते हैं। हम लोगों ने पुलिस को वैसे ही देखा है जैसे कि हम लोग अमूमन आम लोग देखते हैं कि थाना और बड़ा दुष्ट और बड़ा अत्याचारी, उसी तरह से मैंने भी पुलिस को देखा था पुलिस में आने के पहले। आपके बारे में चर्चा थी सर कि आप जवानों के बीच में बस्तर में धुर नक्सल इलाकों में चले जाते थे कभी भी। सामने से जाऊं, उन इलाकों में जाऊं जहां कोई नहीं जा पा रहा है, जहां फोर्स को लगता है कि हम जा ही नहीं पाते हैं। मैं कई बार अपनी वाइफ को लेकर बीजापुर से यहाँ तक की यात्रा की है, ये जानते हुए भी कि ये घातक हो सकती है। तो करीब 36 लोग हमारे जवान शहीद हो गए। बड़ा गमगीन माहौल था सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। जिस कैंप था बुरकापाल जहाँ पर ये हमला हुआ था, हम लोगों ने कहा इसी कैंप में 2 दिन रहते हैं, जहाँ पे हमला हुआ हो, जहाँ इतने लोग मारे गए हो, जहाँ पर माओवादियों की प्रेजेंस हो। ऐसा इलाका नहीं था कि सड़क से भी निकल सके। वहां जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। जो फोर्स खुद डरी हुई, जिसके आदमी खो गए, यहाँ से वो रोमांच शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने एक ऑपरेशन प्रहार सोचा कि एक लॉन्च करेंगे। ताज्जुब की बात है कि सुकमा नहीं बल्कि बुरकापाल और दोरनापाल, उन इलाकों में हम लोग रोज जाते थे। फिर वो ऑपरेशन प्रहार लॉन्च हुआ। भारत सरकार से भी और राज्य सरकार में भी कहा था कि इस चुनौती का जवाब तो देना पड़ेगा, हम दब के नहीं रहेंगे। एक घनघोर संघर्ष शुरू हो गया और उस वक्त 17 लोग घायल हो गए। वहां गोलियां चल रही थी और जो सबसे महत्वपूर्ण इलाका था, जिसको वो राजधानी कहते थे, अपनी सबसे कमांड, उसी जगह वो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तो ऐसा लगने लगा सुबह कि हम एक विपरीत परिस्थिति फंस न जाए, लेकिन ये तय था कि ऑपरेशन वापस नहीं करेंगे। तो फोर्स जो घायल को लेके, एक तो ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा और घायलों को लेके वापस आना पड़ेगा। उस अवस्था में ये तय किया गया कि हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का वहीं उतारा जाए, उस जंगल में जहां गोलियां चली हों, जहां 17 लोग घायल हों। ये आप सोचिए कि वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि आप विश्वास नहीं करेंगे, 17 गोलियां उस हेलीकॉप्टर में लगी है नक्सलवादियों की, लेकिन किसी भी तरीके से वो बेचारे पायलट उनको लेकर के सुकमा में सुरक्षित उतरे। साथियों नमस्कार। आज महाकाल धाम के स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं श्री डीएम अवस्थी जी। सर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डीएम अवस्थी सर छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक रहे। इसके पहले वो नक्सल उन्मूलन के भी महानिदेशक रहे। काफ़ी लंबा समय उन्होंने पुलिस विभाग में दिया है। उनके अनुभव, उनके सामने पेश हुई चुनौतियाँ, उनके जीवन की बहुत सारी बातें आज हम करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि उनकी बातचीत हम सबको प्रेरित करेगी। काफ़ी लंबा समय उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिताया है। आज भी वो छत्तीसगढ़ के ही रहवासी हैं और पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो सर का पूरा नाम दुर्गेश माधव अवस्थी है, लेकिन विभाग में वो डीएम अवस्थी के नाम से चर्चित रहे। तो सर मैं ये दर्शकों की बहुत जिज्ञासा थी आपके लिए कि आप छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक पुलिस में रहे, अलग अलग विभागों में रहे, आप इंटेलिजेंस में रहे, नक्सली में रहे, फिर पुलिस के मुखिया बने। तो ये जो आईपीएस की जो तैयारी थी आपकी, कहाँ से हुई और कैसे आपको पुलिस विभाग में रुचि हुई, बताना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि जैसे आजकल आप देखते हैं अखबारों में छपता है, और बच्चे जब पढ़ते हैं 12th में तो बोलते हैं कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, कोई बोले हम आईपीएस बनना चाहते हैं। इस प्रकार का मेरा कोई कभी इरादा नहीं था। और हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा जो स्कूल था 12वीं तक, उसमें ये था कि अच्छा इंसान बनना चाहिए। उसी का हमारे प्रिंसिपल और जो टीचर्स थे वो बताते थे। उसी दिशा से पढ़ते पढ़ते मैं एक शुगर टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में मैंने नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर से, मैंने जो एशिया का अकेला इंस्टीट्यूट था जी, और वहाँ से मैंने एक डिग्री हासिल की। और उसके बाद मैं एक शुगर टेक्नोलॉजिस्ट की हैसियत से मैं बिहार में पहले नौकरी कुछ महीनों, करीब 1 साल मैंने की। उसके बाद मुझे वहाँ से ही मैं गुजरात चला गया और बारडोली एक जगह है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बारडोली के नाम से मशहूर है। वहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री थी, उसमें मैंने नौकरी शुरू की और वहाँ मैं 3 साल तक रहा। जब मैंने नौकरी शुरू की मेरी उम्र 19 साल की थी। तो मेरे पिताजी तब शादी करने के चक्कर में थे कि मेरी शादी अब कर दें, अब हो गई, नौकरी लग गई है, जैसा सभी लोग सोचते हैं। तो मैंने उनको बोलने के लिए बोला कि अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना और तैयारी कर रहा हूँ मैं, इसलिए अभी मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। जो एक बहाना था महज की एक शादी से बचने का,
अब चूंकि पिताजी को बोल दिया, वो मान भी गए, तो फिर सिविल सर्विस की तैयारी मैंने शुरू की। और फैक्ट्री में नौकरी करते करते 8 घंटे की शिफ्ट चलाते थे। मेरा लक्ष्य यही था कि मैं नौकरी करते रहूं और साथ में चूंकि समय भी है, बचे हुए टाइम में एग्ज़ाम की तैयारी करूं। तो उस तरीके से मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और जब प्रीलिम्स दिया तो मैंने यही सोचा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। उसमें पास हो गया तो मेंस देने लग गया। जब मेंस दे रहा था लोग पूछते थे, मैंने कहा मेरा होगा नहीं, लेकिन चलो अब पास ही हो गया हूँ, तो मेंस दिया, मेंस पास हो गया तो इंटरव्यू में गया। जब इंटरव्यू में गया उस वक्त उन्होंने मुझे, जब इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो जब इंटरव्यू में जा रहा था तो मैंने लोगों से सलाह की, जो लोग, पहला मौका था मेरा, पहला अटेम्प्ट था। उन्होंने कहा आईपीएस में रहो, आईएएस मत बनो। ये मेरे को कुछ लोगों ने सलाह दी। मैंने कहा क्यों? बोले पुलिस जो है वो उसका दबदबा अलग ही रहता है और आईएएस बन के क्या करोगे। एक उन्होंने कहा। दूसरा, उस वक्त पंजाब में बहुत प्रॉब्लम थी, तो जो हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे तो 85-86 का साल था। हाँ, मैंने एग्ज़ाम दिया था, वो 1985 का था और 86 का मेरा बैच है। तो परीक्षा 85 से 86 तक चली। उस वक्त पंजाब में समस्या थी 84 के बाद। और रिबेरो साहब का और केपीएस गिल का, सारी जो मैगजीन्स हम लोग करंट इवेंट्स में पढ़ते थे, उनका फ़ोटो और उनके बारे में, तो वो एक ये भी कह सकते हैं कि शायद वो दिमाग में वो भी था। मैंने सोचा सिविल सर्विस की तैयारी में आईपीएस को ही फर्स्ट अपनी चॉइस बता देता हूँ। मैंने वो बताया और मेरा रिजल्ट हुआ, सिलेक्शन हुआ, तो मैं आईपीएस में आ गया। दोबारा मैंने परीक्षा दी नहीं और इसी नौकरी करते करते 39 साल। पहली बार में ही हो गया सर आपका? जी, मैं पहली बार में ही सिलेक्ट हो गया और फिर बचे हुए 2 अटेम्प्ट थे जो मुझे लोगों ने सलाह दी कि दे लो, आईएएस की तैयारी कर लो, फॉरेन सर्विस चले जाओ। मैंने कहा अब दोबारा परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, भगवान एक ही बार मदद करते हैं। उन्होंने एक बार कर दी तो बस ठीक है, अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया। घर में ऐसा कभी आईपीएस आईएएस का कोई माहौल था सर? और भी भाई या घर में बड़े कोई? मेरे पिताजी प्रोफेसर थे। अच्छा। और वो कानपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। हमारे पूरे जो रिश्तेदार थे वो लोग एजुकेशन लाइन में थे। यूपी में ब्राह्मण्स ज़्यादातर शिक्षा क्षेत्रों में ही रहते हैं और पुलिस तो खैर संभव नहीं है, लेकिन किसी भी सरकारी विभाग में कोई नौकरी नहीं कर रहा था, सभी लोग एजुकेशन लाइन में थे। हम लोगों ने पुलिस को वैसे ही देखा है जैसे कि हम लोग अमूमन आम लोग देखते हैं कि थाना और बड़ा दुष्ट और बड़ा अत्याचारी, उसी तरह से मैंने भी पुलिस को देखा था पुलिस में आने के पहले। आप छत्तीसगढ़ में आए और यहाँ पे आपने अलग अलग जिलों में सेवाएं दी हैं। ये सर आपके सामने जब प्रारंभिक दौर था छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, तो सबसे ज़्यादा चुनौती कौन सी पेश आई आपको? देखिए, जब मुझे छत्तीसगढ़ का पुराना अनुभव भी था। मैं 89-90 में रायपुर में मध्य प्रदेश में पोस्टेड था कुछ समय के लिए। तब भी मुझे बस्तर में नक्सल ऑपरेशंस में भेजा गया था, तो मैं कोंटा में था उस वक्त। और फिर रायगढ़ में, मैं जब रायगढ़ जशपुर एक जिला होते थे तो 2 साल में वहाँ एसपी था। कुछ महीने बिलासपुर में था। तो ये प्रमुख जगहें थी जो छत्तीसगढ़ की। इनमें मध्य प्रदेश के समय में भी मैंने काम किया हुआ था। तो इसलिए जब मैं छत्तीसगढ़ आया 2000 में, तो मुझे कोई इस प्रकार की समस्या नहीं थी कि छत्तीसगढ़ मेरे लिए अपरिचित प्रदेश था। काफ़ी लोग, और विशेष रूप से रायपुर में तो सभी लोग मुझे जानते थे। सरकार अजीत जोगी साहब की थी और हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी जो छत्तीसगढ़ बनने के समय, अगर पुलिस की समस्या को समझेंगे, पुलिस की दृष्टि से देखें, तो मुख्यमंत्री जी जो थे जोगी जी, उन्होंने कहा कि पुलिस उस वक्त ऐसा था कि जो भी पुलिस में लोग थे पोस्टेड, वो सभी के सभी मध्य प्रदेश जाना चाहते थे। और छत्तीसगढ़ के कुछ लोग जो मध्य प्रदेश में पोस्टेड थे वो आना चाहते थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ से मध्य प्रदेश की ओर जाना चाहते थे और उनका मन नहीं था और उनके ऑर्डर्स भी हो गए थे, तो काम करने के लिए लोग नहीं थे। योगी साहब का मुझे याद है, उन्होंने एक बार कहा कि भाई छत्तीसगढ़ पुलिस अपनी खड़ी करनी है, ये मध्य प्रदेश के सहारे और मध्य प्रदेश जाने वालों के सहारे तो हम नहीं चल सकेंगे। ये बात है फरवरी 2001 की। और फिर उन्होंने कहा डीजी साहब से, मैं भी था उस मीटिंग में, नंद कुमार पटेल जी गृह मंत्री थे, तो ये टास्क सौंपा गया कि छत्तीसगढ़ पुलिस को अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो हमें करीब 2-3 महीने लगे और उसके बाद जो छत्तीसगढ़ पुलिस का रीस्ट्रक्चर हुआ, जिसके बदौलत आज भी छत्तीसगढ़ पुलिस उसी आधार पर चल रही है, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। और उसके बाद जब एक बार पुलिस अपने स्टेबल हो गई तो फिर बढ़ता गया पुलिस का कारवां और राज्य पुलिस अपनी चुनौतियों के साथ साथ आगे बढ़ती गई। 2000 से 2003 तक जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो यही थी कि छत्तीसगढ़ पुलिस उसका अच्छा स्ट्रक्चर बन जाए। वो बन गया।
सर, लेकिन आपके साथ एक बड़ी अच्छी बात रही, आप पुलिस मुखिया बने तो आपने पुलिस मित्र योजना चालू की थी और फिर हाउसिंग में भी आपने बड़े काम किए। ये बताना चाहेंगे कि ये प्रयोग आपने करके पुलिस विभाग में क्या सुधार लाया? देखिए, ऐसा है कि मैं ये मानता हूँ कि पुलिस के बारे में जो लोग सोचते हैं, वो अक्सर उन्होंने खुद महसूस नहीं किया होता है। बहुत सुनी-सुनाई बात होती है। जी। जैसे कि हम खुद ही नौकरी में आए तो हम सोचते थे कि पुलिस से खराब कोई नौकरी नहीं है या पुलिस वालों से खराब कोई संस्था नहीं है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। पुलिस की जो चुनौतियाँ हैं, जिस तरह से उन्हें चौबीसों घंटे काम करना पड़ता है, 90% से और बल्कि 95% से ज़्यादा पुलिस अधिकारी बहुत मेहनती और निष्ठा के साथ अपना जीवन नौकरी में लगाते हैं। जी। लेकिन कुछ परसेंट, चूँकि ये सोसाइटी के लिए सामने आया हुआ सामाजिक रूप से है, और जब पुलिस के संपर्क में लोग आते हैं, तो बहुत दुखी और पीड़ित होते हैं। उस वक़्त अगर सहानुभूति नहीं करे, एक तरफ अपराधी से उनको तकलीफ़ हुई होती है और दूसरी तरफ पुलिस का रवैया अगर अच्छा ना हो, तो वो बहुत डबल मार होती है। बस वो एक बात थी, तो हमने सोचा कि हम जो लोग पुलिस को 95-98% पुलिस वाले अच्छे हैं और 95% जो है समाज के लोग 99% अच्छे हैं, जी, जी। 1% अपराधी हैं। क्यों ना इनको हम ऐसा समीप लाएँ कि वो एक दूसरे के प्रति जो उनमें भावना है, वो अच्छी हो। इसके तहत पुलिस मित्र जो या फ्रेंड्स ऑफ पुलिस करके, जब मैं आईजी रायपुर था, हमने जी। इसको यहाँ लागू किया। वैसे भी मध्य प्रदेश में और एसपी ये रहते, काफ़ी चर्चित रहा सर और जी, लाभजनक इसके मध्य परिणाम आए। प्रदेश में भी हमने पुलिस अधीक्षक रहते हुए इसके प्रयोग किए, लेकिन बहुत रायपुर में काफ़ी सर्वाधिक सफल रहा जी। और लोग बहुत पुलिस के संपर्क में आए। पुलिस के जो अधिकारी थे, उनमें भी बहुत सुधार हुआ। एक रिलेशनशिप बनी और उसने क्राइम पे बहुत सीधा असर डाला। अगर आंकड़ों को भी देखें तो उस वक़्त क्राइम, क्योंकि जब आप देखते हैं कि ये अपराधी है, इसकी शिकायत किससे करें, तो पुलिस वाले नहीं सुनेंगे, लेकिन जब आपका परिचय हो जाता है तो आप आसानी से अनौपचारिक रूप से कह बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल। और उसके कारण फिर अपराध पे नियंत्रण होता है। जी। अपराधी भी जान जाता है कि अरे यार, ये लोग तो बिल्कुल आपस में ही मिल रहे हैं, हमारी कोई बकत नहीं होगी। तो इसलिए वो एक पुलिस मित्र व्यवस्था थी। और जहाँ तक पुलिस वालों के लिए वेलफेयर की बात आपने की, हाउसिंग की, मुझे एक मौका मिला कि पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन बना और मुझे सरकार ने वहाँ पे रखा। मैंने बचपन से और जब नौकरी में आया उसके बाद से देखा कि पुलिस वालों के जो मकान हैं, क्वार्ट, आखिरकार पुलिस वाले इस प्रकार से, खास करके जो कांस्टेबलरी है, जी। इस तरह का कैसा सोचते हैं कि जी। क्यों वो हमेशा मारपीट की या हमेशा अत्याचार की ही बात सोचते हैं, क्यों नहीं वो अपने बारे में या लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं। ये मुझे लगा कि परिवेश का असर पड़ता है और जी। जिस तरह के मकानों में वो रह रहे होते हैं, पानी बह रहा है, नाली बह रही है, उनके बच्चे भी ऐसे ही और नौकरियों के घंटे इस प्रकार हैं, तो मैं सोचता था कि कभी मौका मिलेगा तो इसको ज़रूर सुधारने की कोशिश की जाएगी। मैंने वो प्रयोग किया। मैंने सरकार ने जब मुझे रखा तो हम लोगों ने बहुत अच्छे थाने बनाए। थानों का जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और उसका जो एरिया था, अपग्रेड किया आपने उसको उसको। अपग्रेड करके अच्छे थाने बनाए। करीब 300-400 थाने बने जी, नए जी। छत्तीसगढ़ में और मकान करीब 15-20 हज़ार बने। देखिए, अगर आप उसको वाक़ई देखना चाहते तो 2015-16 में ये मकान बने हैं। 10 साल के अंदर उसके असर दिख रहे हैं। जो पुलिसकर्मी, सिपाही जो कभी खुद 10वीं 12वीं पास थे, उनके लड़के अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। वो लोग वेल बिहेव्ड हो गए हैं। जी। वो लोगों से अच्छी बात करते हैं। मुझे खुद बताते हैं कि सर, हमारा गाँव में बच्चे ये क्या पढ़ते या हम यहाँ पर किराए में क्या पढ़ते, अब हमारे पास अच्छा घर ये है। सामाजिक सुधार हुआ है और उनके मैंने, बीच हाँ में। जी, मैंने क्या किया था कि जब मैं मकान बना रहा था तो मेरे जो इंजीनियर्स थे, उनका कहना था कि आप कॉलम में क्यों बना रहे हैं, नीचे आप पार्किंग क्यों दे रहे हैं। पुलिस के सिपाही हैं, उनके लिए पार्किंग की ज़रूरत नहीं है। अपन नीचे के 4 मकान कम कर रहे हैं एक टावर में। अगर हम ऐसे 10 टावर को में 40 मकान कम हो जाएंगे सर, तो क्या फ़ायदा, हम मकान बना दें। तो मैंने कहा मैं ऐसा सोचता हूँ कि पुलिस का सिपाही के बच्चे भी कुछ इतना पढ़ लिख जाएं कि उनको भी कार खड़ी करने की वाह! पार्किंग मिले। वाह! उसी लक्ष्य को लेकर के मैंने वो मकानों की डिज़ाइन में, ये ड्राइंग में फ़र्क ये चेंज किया और मैं देखता हूँ कि बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा। इसके अलावा पुलिस के लिए स्कॉलरशिप्स थी, बहुत सारी योजनाएं चालू हुई उस वक्त। और अनुकंपा नियुक्ति का भी आपने काफी। अनुकंपा नियुक्ति, हाँ, अनुकंपा नियुक्ति एक ऐसा है कि आदमी अचानक मर जाता है और उसके लिए पुलिस विभाग में नियम है, सरकार की अनुकंपा नियुक्त की जा सकती है। लेकिन होता क्या है कि वो सालों तक क्लर्कल एरर में या तरह तरह की समस्याओं में जूझता रहता है।
तो मैंने ये नियम बनाया कि जो भी अनुकंपा नियुक्त का प्रकरण है उसको 1 दिन में 2 दिन में ही या तो दे दिया जाए, या नहीं हो सकता है तो बता दिया जाए कि उसको नहीं मिलेगा। तो एक अनुकंपा मतलब फिर अनुकंपा की दृष्टि से ही होनी चाहिए। बहुत से लोग कोविड में उनकी डेथ हो गई, बहुत से लोगों की शहीद हो गए, तो उनको तो सम्मान मिलना चाहिए, ऐसा मैं सोचता था। और काफ़ी बड़ी संख्या में अनुकंपा नियुक्ति लोगों को मिली। वे जिनके परिवार से उनके पिता ही ना रहें और फिर वो परिवार बिखर जाता है, तो अगर अनुकंपा मिल जाए तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लक्ष्य था या जो पढ़ाई लिखाई अब पुलिस वालों की थी, जी। उससे आगे चल के अनुकंपा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ही इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे, तो अपने परिवार को, अपने माता पिता को संभाल सकेंगे। यही लक्ष्य पे अपन ने काम किया। हर तरह का टास्क आपने एक्सेप्ट किया है सर, इंटेलिजेंस में भी रहे, नक्सल मूवमेंट में भी रहे, और नक्सल के तो आप पुलिस महानिदेशक भी रहे। सर, नक्सल मूवमेंट में जो पहले जो कैजुअलिटी होती थी, ज़्यादातर हमारे जवान शहीद होते थे और वो हावी रहते थे। फिर आपने ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि कुछ सुधार हुआ, और आगे क्या चल रहा है इसमें? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक पुलिस में चुनौतियों का सवाल है, तो वो मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे हमेशा ट्रांसफ़र होता रहा मैं, और इसलिए मुझे हर जगह काम करने का मौका मिला। शायद पुलिस की ऐसी कोई भी विधा नहीं है जिसमें मुझे नौकरी करने का 39 साल में मौका नहीं मिला हो। जी। तो इस हिसाब से देखें तो मुझे पूरे एक्सपीरियंस है। अब जहाँ तक नक्सलवाद की बात है, 2016 में जनवरी में मेरी पोस्टिंग हुई। उसके पहले मैं आईजी इंटेलिजेंस भी था, तो जी, मुझे जी। जानकारी थी नक्सल एरिया की। और रायपुर आईजी रहते हुए राजनांदगांव जो था, जो जिला, वो रायपुर रेंज में था, तो मैंने उसको उसका भी बहुत करीब, सा इलाका इफेक्टेड था। उसमें काफ़ी अफेक्टेड था जब राज्य बना। जी। हम लोग 2004 से 6 तक मैं आईजी रायपुर था, फिर आईजी इंटेलिजेंस था। मुझे जानकारी थी कि नक्सलों की गतिविधि क्या है। 2016 में जब नक्सल डीजी डॉक्टर रमन सिंह ने मुझे बनाया जी। प्रमोशन के बाद, तो मैंने ये लगातार अनुभव किया कि आखिर क्या बात है। जो आपने प्रश्न पूछा वही था कि हमारे ही लोग मरते जा रहे हैं, और हमारे जवानों को हम उस तरह से हम कारगर नहीं हो पा रहे हैं। जी। कारण क्या है? उन कारणों का विश्लेषण कुछ मैंने पहले किया रखा था, और बाद में जब बना तो मैंने किया। मैंने पाया कि 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, कि हम इंटेलिजेंस हमारी कमज़ोर थी, जो कि हमें लोकल इंटेलिजेंस होनी चाहिए थी। जी। लोकल इंटेलिजेंस लोकल लोगों से ही मिलती है। आप बस्तर की इंटेलिजेंस को बाहर से, रायपुर से या दिल्ली से नहीं पता कर सकते हैं। जी। आपको चाहिए कि लोकल आदमी आपके साथ आना चाहिए। ये दूसरी चीज़ थी कि हम बस्तर में, आदिवासी क्षेत्रों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इतना विश्वास अर्जित कर सकें पुलिस बल का, कि लोग हमें अपनी बात बताएं, हमसे डरे नहीं, हमारे करीब आएँ। ये दूसरा टास्क था। और तीसरा, इल इक्विप्ड जो पुलिस थी उसको मजबूत कैसे बनाया जाए, कैसे सुरक्षित किया जाए, ये तीसरी टास्क थी। तो इन 3-4 चीज़ों को सोच करके हम लोगों ने एक योजना बनाई कि जो हमारा जिला का, हमारा खुद का फोर्स है, उसको मजबूत बनाना है। और जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस थी, सीआरपीएफ और बीएसएफ, जो भारत सरकार ने हमारी मदद कर रखी थी, उनसे हमारा सहयोग अगर कमज़ोर रहेगा, लड़ते रहेंगे हम, तो हम फिर, हमारे पास जो ऑलरेडी फोर्स है वो कमज़ोर है, इल इक्विप्ड है, और जो हमको भारत सरकार ने दी है उसको भी हम लड़ेंगे तो कैसे काम होगा। तो बिल्कुल। पहला तो समन्वय हो जाए। उनके साथ समन्वय हुआ, बहुत अच्छा समन्वय हुआ, जो 2016 से अभी तक चल रहा है, उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। समन्वय ऐसा किया कि हमने कहा कि हम अगर कहीं भी जाएंगे तो हम सीआरपीएफ की मेस में जाएंगे, सीआरपीएफ के कैंप में जाएंगे, हम अपने थाना और अपने ज़िले में नहीं जाएंगे, एसपी के यहाँ हम ना जाके सीआरपीएफ में जाएंगे। तो जब उनको लगता था कि अरे हमारे नक्सल डीजी साहब हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं, तो वो एक अपने आप ही, आप समझते ही हैं कि एक परस्पर एक भावना जन्म लेती है। मनोबल बढ़ता है उनके सर। अधिकारियों का भी लगा कि हम बाहर नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ स्टेट पुलिस का डीजी खड़ा हुआ है। तो एक वो बात थी। और दूसरी, फिर हम लोगों ने अपने फोर्स को एक डीआरजी करके जो फोर्स क्रिएट की गई, उनको हमने स्पेशली भारत सरकार से रिक्वेस्ट करके आर्मी के जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं मिज़ोरम में, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग करवाई। जो हमारी एसएफ थी, जिसमें एसटीएफ करके एक फोर्स बनी थी, स्पेशल टास्क फोर्स, उसको हम लोगों ने हैदराबाद के ग्रे हाउंड्स के साथ ट्रेन कराया। इस प्रकार से हमने अपने रिसोर्सेज को तैयार किया, केंद्र की जो बल थी उसको समन्वित किया, और फिर मिला के एक जॉइंट ऑपरेशन इंटेलिजेंस के आधार पर, इंटेलिजेंस को मजबूत करके जो किए गए। और धीरे धीरे हमें पता था कि ये लंबी लड़ाई है, इसको अचानक से नहीं जीता जा सकता। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। डॉक्टर साहब जो थे मुख्यमंत्री जी, उनसे मैंने कहा था कि हमें उनके इलाकों में जाके लड़ना पड़ेगा।
हो सकता है कि हमारी कुछ कैजुअलिटी हो, लेकिन हम जब तक उनके जो इलाके को उन्होंने डोमिनेट कर रखा है, जिसको वो लिबरेटेड जोन कहते हैं, दंडकारण्य क्षेत्र कहते हैं, हमें वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ सरकार की प्रेजेंस पहुँचानी पड़ेगी। तो ऑपरेशंस उस इलाकों में हुए। और दूसरा काम जो था भारत सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का था कि जिन जिन इलाकों में नक्सल इफेक्ट है, जहाँ पुलिस फोर्सेस अब जा रही हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, वहाँ विकास भी हो। केवल ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन हुआ फिर चले गए, तो जो कैंप्स बने, सड़कें बनी, स्कूल बने, अस्पताल बने, धीरे धीरे जो ट्राइबल आदिवासी जो हमसे दूर जाकर उनके साथ जुड़ गए थे, वो वापस मुख्य धारा में आए। और रिजल्ट्स अब जो 2024-25 में 1-1.5 साल से देख रहे हैं, बड़े बड़े नक्सलवादी मारे जा रहे हैं। बसवराजू के मरने पर आपने ऐतिहासिक बताया था सर इसको, तो ये क्या ऐसा लगता है इसमें? देखिए, बसवराजू जो थे वो मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट थे। अच्छा। जो PLG है, पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, नक्सलियों की जो आर्म्ड संगठन है, उसमें दसियों साल से वो मिलिट्री हेड कहते थे, गणपति के बाद नंबर 2 पोजीशन पे थे। और जितने भी बड़ी घटनाएं की हैं माओवादियों ने, जितने चाहे जीरम घाटी हो, चाहे वो हो, सब में जो माइंड थे, मास्टर माइंड थे, वो बसवराजू थे। पूरी जो कैडर थी वो, गणपति पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, वो पूरे संगठनों को देखते थे। बसवराजू सिर्फ आर्म्ड रिबेलियन जो था, PLGA और इसके जो दस्ते थे, जो स्क्वाड्स थे, उनके वो कमांडर थे। तो जब सेनापति ही मुख्य रूप से मारा जाएगा तो डिमोरलाइजेशन सेट होता है कि वो बसवराजू, और उम्र उनकी लंबा अनुभव था उनके पास, जितने भी ये IED लगाना, ये सारी चीज़ें उन्हीं के अधीन थी। एक बहुत बड़ा सेटबैक था और ऐतिहासिक, इसीलिए मैंने उसको कहा। और मैं मानता हूँ कि बसवराजू को जो एनकाउंटर में एलिमिनेशन हुआ है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मनोबल बढ़ाने वाला और माओवादियों के कैडर को बेहद नुकसान पहुंचाने वाला रहा है। आपकी रणनीतियां कारगर हुई हैं और आज इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। क्या फोर्सेस बढ़ाई भी गई है सर? आपके समय फोर्सेस कम थी क्या? देखिए, 2018 में हम लोगों ने भारत सरकार में जा करके, और जो उस समय होम सेक्रेटरी थे और गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी थे, उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट की। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 से ही ये नीति बनी कि नक्सलवाद को खत्म करना है। और उस समय फिर हमने भारत सरकार से कहा कि जो एरिया है, बहुत सा एरिया छूटा हुआ है, तो हमको 8 बटालियन जो है वो दी जाए। तो भारत सरकार ने 8 बटालियन सैंक्शन की, जो कि 18 में उन्होंने सैंक्शन की थी। 19 से 23 तक लगभग वो सारी बटालियन 19-20 में यहाँ पर आई। उनके कैंप्स खोले गए, लगभग 350 कैंप्स नक्सलवादी इलाकों में, जिनको फॉरवर्ड पोस्ट कहते हैं आर्मी की भाषा में, वहाँ पे खोले गए। इसमें भारत सरकार की बहुत अहम भूमिका है। इसके अलावा उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज, फिर अमित शाह जी जब गृह मंत्री बने तो उन्होंने बराबर, मुझे याद है उस समय DGP था, वो आते थे बीजापुर, सुकमा, सब जगह गए। उन्होंने एक पैनी नज़र रखी। भारत सरकार ने इस पूरी भूमिका में राज्य के साथ साथ अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो भारत की गृह मंत्रालय की है। उन्होंने इंटेलिजेंस, उन्होंने फोर्सेस, हथियार और बल, हमने अपनी जो तैयारी की, हमने अपनी फोर्सेस इकट्ठा की, उसके साथ साथ उन्होंने जो हमें छत्तीसगढ़ को दिया, उससे ये नक्सलवाद काबू में आ रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या लगता है सर, संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगा ये? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कब तक ऐसा जो समय, मार्च 26 उन्होंने एक डेडलाइन रखी है, और उस डेडलाइन का असर भी है क्योंकि जब कोई गृह मंत्री ही ऐसा बोलता है तो फिर एक लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। भारत सरकार के गृह मंत्री अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि राज्य और भारत और नक्सलवाद की समस्या जिस दृढ़ता के साथ माननीय गृह मंत्री जी ने ये कहा है कि खत्म होगा, तो निश्चित रूप से आप सोचिए कि सुरक्षा बलों के लिए कितने मनोबल की बात है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस हो, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, कोई भी फोर्स हो, जब उनका टॉप कमांडर जो हमारा पॉलिटिकल लीडर है, और ये पॉलिटिकल विल की बात है, पॉलिटिकल आंदोलन तो है ही है, राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित नक्सलवाद था, आपको पता ही है। तो इसके लिए पॉलिटिकल विल जब सरकार की रहती है तो अपने आप ही सुरक्षा बल उस दिशा में बढ़ते हैं। काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, और ऑपरेशनली अगर देखेंगे इसके साथ साथ विकास भी जो भारत सरकार कोशिश कर रही है, हमेशा पैसा दे रही, इससे मुझे ऐसा लगता है कि मार्च 26 की जो डेडलाइन है वो नक्सलवाद की, हम सभी नक्सल मुक्त भारत को देख सकेंगे, और अगर थोड़े बहुत बचे भी रह गए तो सरेंडर हो जाएंगे जिस तरह से चल रहा है। एक नैरेटिव क्रिएट हुआ है सर वहाँ पे कि बस्तर में संसाधनों पर किसका हक हो, व्यवसायी उद्योगपतियों का, सरकार का, या वहाँ के आदिवासियों का। तो ये नैरेटिव जो बना है उससे क्या लगता है कि नक्सल अगर हट जाएंगे
तो फिर वहाँ इस तरह से व्यवसायीकरण हो जाएगा, आदिवासियों का अस्तित्व संकट में पड़ेगा, ऐसा कहते हैं लोग। देखिए, जो नक्सलवादी आंदोलन था वो इसलिए आया कि ट्राइबल एक्सप्लॉइटेशन था। जी आखिर आया क्यों? क्योंकि राज्य की पहुंच वहां तक नहीं थी, जी सड़क नहीं थी, नाली नहीं थी, स्वास्थ्य नहीं था। भारत आज़ाद हुआ 47 में, धीरे धीरे ही बढ़ा। और जी ये मानने में कोई हर्ज नहीं है कि जितना विकास जिस गति से होना चाहिए, और जो भी सरकारी संस्थाएं थी, चाहे पुलिस हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे रेवेन्यू हो, उनकी ना तो पहुंच वहां थी, ना उनको कभी आदिवासी वर्ग ने अपना मसीहा माना। उनको जी। एक्सप्लॉइटर के रूप में ही गिना कि ये जो है, जैसे पूंजीवादी लोग हैं, ये जो व्यापारी थे या जो कर्ज देते बिचौलिए, थे, दलाल। बिचौलिए, उन्हीं के साथ खड़े हुए लोग, उन्हें क्लास एनमी जो नक्सलवादी जी, कहते हैं, जी उसी तरह से आम जनता मानती रही, ब्रेन वॉश हुआ और इस तरह से नक्सल आंदोलन चलते आए। अब जो इलाका खाली हो रहा है उसमें कोई ना कोई चीज तो लानी पड़ेगी। बिल्कुल। आदिवासियों के लिए स्कूल, अस्पताल, मेडिकल सरकार लाएगी, जी। वो सरकार की संस्थाएं होंगी। यदि वहाँ के प्राकृतिक संसाधन है, जैसे जंगल है, वो इलाके तो जरूर संरक्षित रखने चाहिए क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि शायद विकास की दृष्टि में बस्तर के और छत्तीसगढ़ के और आदिवासियों के, और ये बड़ी बहस है कि आदिवासी इलाकों में, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे भारत में ये है कि वहाँ पर अगर कोई जाएगा, कॉरपोरेट जाएगा, तो देखिए अपने देश में हम ये, मेरा व्यक्तिगत मत है जी कि कुछ काम सरकार कर सकती है, वो सरकार बहुत अच्छे से कर सकती है। इट इज़ ए वेलफेयर स्टेट, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, सिक्योरिटी है, इसके अलावा सड़कें हैं, नालियाँ हैं, अस्पताल हैं, ये काम सरकार के करने के हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का भी, कॉरपोरेट सेक्टर का भी रोल बहुत है विकास में। आप टाटा, बिरला, आज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अगर बॉम्बे में देखें तो लोग इलाज के लिए जा रहे हैं। भारत के जो मेडिकल सर्विसेज हैं उसमें आप अगर ध्यान देंगे तो इस समय प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट डॉक्टर्स का बड़ा का योगदान भी है। योगदान है। एजुकेशन में अगर देखेंगे तो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि खोले गए हैं। केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस से ही काम नहीं चल रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, बाहर भी पढ़ने जाते हैं, तो फिर अपने देश में भी। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि सरकार के साथ कॉरपोरेट का भी योगदान है, जो कि उसको किसी भी इलाके में हो। लेकिन ये बात सही है कि कोई भी कॉरपोरेट हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, अंत में भारत में तो वो सरकार के अधीन ही है, राज्य और केंद्र के। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो मनमानी कर सकते हैं, उसके लिए नियम कानून है। लेकिन होना चाहिए, केवल ये मान के कि उस इलाके में केवल हम, गवर्नमेंट के पास इतना फंड और इतना पैसा नहीं है कि वो एक दिन में सारी चीज़ें खोल दें। बहुत मतलब पॉलिटिकल डिबेट होती है और बहुत सारा विषय भी हमारा नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें, आज अगर हम, चलिए एक चीज़ को लेते हैं, एयरलाइंस को देखें तो सभी एयरलाइंस प्राइवेट है जी बैंक्स को देखें तो उसमें सब जगह कुछ कुछ सुधार हुआ है। जहाँ नियंत्रण है वहाँ रखना चाहिए नियंत्रण। कुछ नुकसान होता है कई बार, ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेट का नुकसान नहीं होता, कई बार वो मनमानी कर जाते हैं, लेकिन उसके लिए कानून है, नियम है। पर विकास में उनकी भूमिका है जी और वो रहनी चाहिए। और यही नहीं, पूरे विश्व में अगर देखेंगे तो विकास में कॉरपोरेट सेक्टर की भी भूमिका अहम है। छत्तीसगढ़ के मुखिया के रूप में आप लंबे समय तक काम किए हैं सर। छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग में क्या सुधार करना चाहिए, कैसा अंतर लगता है अन्य राज्यों की पुलिसिंग से यहाँ की पुलिसिंग? आपको अच्छा अनुभव रहा है, क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ पुलिस, हालांकि अब 25 साल हो गए हैं जी और एक बड़ा ताकत नक्सलियों से लड़ने में भी छत्तीसगढ़ पुलिस की लगी है। नक्सलवाद के आंदोलन में छत्तीसगढ़ पुलिस की भूमिका मानना चाहिए कि उन्होंने, अब जो स्थिति है पिछले कुछ सालों से, पिछले 10 साल से मान लें तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने काफ़ी सजगता से और बहादुरी से लड़ाई वहाँ पर लड़ी है। लेकिन मैदानी क्षेत्र में भी अपना काम पुलिस ने अच्छा किया। पर मुझे जो लगता है छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और देश की पुलिस के लिए भी, लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखेंगे तो विश्वसनीयता बढ़ानी होगी। हमें समाज में लोगों के प्रति, लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ पुलिस एक उनकी रक्षक के रूप में है, उनके सपोर्टर के रूप में। आप देखिए, यहाँ ही रायपुर में लोग आपको बोलेंगे बॉम्बे पुलिस अच्छी है, केरला पुलिस अच्छी जी है, तमिलनाडु पुलिस अच्छी है, बोलेंगे साउथ की अच्छी है। क्यों नहीं ऐसा रायपुर के लोग बोल रहे हैं कि रायपुर पुलिस अच्छी है, दुर्ग पुलिस अच्छी है, छत्तीसगढ़ पुलिस अच्छी है? तो ये कहीं ना कहीं हमें इस दिशा में बढ़ाना पड़ेगा अपने को। हमारे को स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, हमारा रिक्रूटमेंट ऐसा होना चाहिए, हमारी लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए कि वो जनोन्मुखी हो, जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझे, नंबर 1। नंबर 2, उनमें जो इफेक्टिवनेस और जो
स्किल होना चाहिए। जो हम लोगों ने कुछ नियम भी चेंज किए कि छत्तीसगढ़ में कैसे पुलिस अधिकारी होना चाहिए। जब रिक्रूटमेंट होता है तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होनी चाहिए जो कि वाकई में सेवा भाव भी जिनमें हो, जी। जो कि किसी विपरीत परिस्थिति में लड़ सकें। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो अभी भी मैं ये मानता हूँ, मैं खुद भी डीजीपी था और मैंने प्रयास भी किए, लेकिन वो प्रयास अभी और करने की, उस दिशा में आगे की ज़रूरत है कि विश्वसनीयता, आँख बंद करके आदमी कहे कि पुलिस आ गई मतलब मेरी समस्या हल हो गई, या मैं पुलिस थाने जा सकूँ पूरी हिम्मत के साथ। यही लक्ष्य है छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए भी और देश की पुलिस के लिए भी, मैं सोचता हूँ महत्वपूर्ण होगा। आपके समय से ही साइबर क्राइम बढ़ गया था सर, बहुत ज़्यादा। तो उस समय साइबर क्राइम के लिए कुछ आपने प्रयोग किए थे? अभी काफ़ी ठगी हो रही है, ऑनलाइन ठगी की बातें आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए साइबर क्राइम तो ऐसा हो गया कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है जी। वैसे-वैसे ही उसको चैलेंज करने वाले क्रिमिनल्स बढ़ते हैं और ये बड़ी भारी समस्या है जी। साइबर क्राइम्स की। भारत सरकार भी इसको लेकर के बहुत प्रयासरत है। जी। छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने भी साइबर सेल खोले, साइबर थाने खोले। जी। ये डीजी रहते हुए हमने काफ़ी लोगों को, अपने पुलिस के लोगों को ट्रेंड किया कि साइबर इफ़ेक्टिवनेस बने, लेकिन अभी उसमें बहुत काम करना बाकी है। अच्छा। क्योंकि ठगों की जो विद्या है वो इतनी भयानक हो गई है। मैं कल भी, एक मुझे बैंक मैनेजर खुद मिले थे, उनको भी ठग के चले गए वो। जी। मतलब खुद उनकी ब्रांच से ठगी हो गई और वो जान नहीं पाए। मतलब इस प्रकार से साइबर, हम लोग सोचते हैं कि मोबाइल से या लोगों को ठग रहे हैं, नहीं, वो तो इतना आगे इम्प्रूव्ड और एडवांस वर्जन है कि मतलब बड़े ताज्जुब की बात है कि क्रिमिनल्स, तो साइबर एक सच में एक चुनौती है तो बड़ा। पुलिसिंग में साइबर के अलग से कोई ब्रांच बना के ट्रेनिंग दी जा रही है क्या, कि प्लान है ऐसा कोई? नहीं, साइबर थाने बने हैं साइबर के लिए, स्पेशली साइबर पुलिस हम लोगों हाँ ने जी। साइबर के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से एक अच्छा। रिक्रूटमेंट भी किया है सेपरेटली, क्योंकि वो बेसिक क्वालिफिकेशन से हट के कि जी, जो जी। सिर्फ साइबर में ही काम करेंगे। जी, जी। साइबर सेल बना हुआ है पुलिस हेडक्वार्टर में, उसको बहुत बखूबी एक बड़े सीनियर ऑफिसर के रूप में देखा जाता है। लेकिन अभी भी क्या होता है कि पुलिस विभाग की चुनौतियां ज़्यादा हैं, उसके हिसाब से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश में साइबर के लिए हर जिले में कम से कम 200 आदमी तो होने ही चाहिए। बिल्कुल। तो इतनी फोर्स सरकार भी इतनी जल्दी क्रिएट नहीं कर सकती है। बहरहाल जो सीमित संसाधन है उनसे कोशिश की जा रही है, उसमें और उन्नति और सुधार की आवश्यकता है। आपने जो प्रयोग किए हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सर, काफ़ी कारगर रहे और आप बेहतर पुलिसिंग के लिए जो लगातार सुझाव देते रहे हैं। अभी सेवानिवृत्ति के बाद आपकी क्या योजना चल रही है, क्या करना चाहते हैं? मैं, पहला तो ये है कि लगभग 40 साल मैंने नौकरी की, तो उस रूटीन में और ख़ास करके पुलिस में 24 घंटे आप बिज़ी रह जाते हैं। जी, जी। परिवार की ज़िम्मेवारियाँ कुछ कम रह जाती हैं। तो जो कमियाँ थी मेरे अंदर, मैंने अब उनको देखने का समय है कि 40 साल में जो हम में कमियाँ थी, जो हमें सुधार हमसे नहीं हो सका, पहला तो उनको अब सुधार करें, जी। उसमें इम्प्रूवमेंट करें। खुद की व्यक्तिगत में, जी। पारिवारिक जो ज़िम्मेवारियाँ होती हैं उसको और थोड़ा अच्छे से देखने का मौका मिले। एक बड़ा नुकसान पुलिस में रहने का जो ये हुआ कि ज़्यादा जो हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, पढ़ाई का जो जी। अध्ययन का, जो कि पहले था, उतना नहीं, किताबों पढ़ने के लिए या बुक्स पढ़ने के लिए उतना वक्त नहीं मिल पाता था, वो आजकल मैं कर रहा हूँ कि इसका अपना कैसे अपग्रेड करें। तो मुख्य रूप से अभी एक नई चुनौती के साथ मैं जीवन को कर रहा हूँ कि भाई हमें अपने जीवन में, अपने परिवार में और समाज से, जो समाज ने भी हमें प्रतिष्ठा दी, सम्मान दिया, नौकरी मिली, लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो उनको भी वापस करने की ज़रूरत है। तो एक फ्री कंसल्टेंसी भी चलती रहती है, लोग जी, आते हैं अपनी समस्या लेके। खुशी की बात है कि अभी भी आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब मैं देखता हूँ कि मैं रिटायर होके बाहर निकला हुआ हूँ, शहर में घूम रहा हूँ, मेरे साथ कोई आदमी भी नहीं है, पुलिस का कोई यूनिफ़ॉर्म वाला भी नहीं है, फिर भी लोग मुझे पहचानते हैं, बात करते हैं, अपनी बात बताते हैं। अक्सर जब मुझे कोई मिलता है कि सर मैं आपसे तब मिला था, तो मुझे हमेशा ये डर होता है कि वो बोलने वाला है कि आपने मेरी मदद नहीं की थी, लेकिन हर बार अभी तक ऐसा ही हुआ कि लोग बोलते हैं कि नहीं सर, आपने मेरी उस वक़्त मदद की, तो वो सुन के खुशी होती है। बहरहाल अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। अपने जीवन में सुधार, बहुत सी कमियाँ आदमी में होती हैं जो रह जाती हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको सोचने का और समझने का वक़्त नहीं होने से कई बार ध्यान से रह जाती है। उधर काम चल रहा है अभी। राज्य बनने के बाद सर 3-3 मुख्यमंत्री के अधीन आपको काम करने का मौका मिला।
जोगी जी, डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल जी, तो क्या बताना चाहेंगे, ऐसा क्या अनुभव रहा इन तीनों के कार्यकाल में, आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे चारों के साथ काम करने का मौका अच्छा। मिला है। लगभग कुछ महीने माननीय विष्णुदेव साय जी भी जी। मुख्यमंत्री बन गए थे, जी। तो मैं मार्च में जब 2024 में हटा तो दिसंबर से 4 महीने उनके साथ भी चारों मुख्यमंत्री के साथ मैंने काम किया है। जोगी जी और रमन सिंह जी, अपने भूपेश जी और विष्णुदेव साय जी। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से भले पार्टीज अलग हों, विचारधाराएं अलग हों, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए चारों ही के बारे में व्यक्तिगत रूप से आदमी अलग हो सकता है, भिन्न हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री के दायित्व के रूप में सभी मुख्यमंत्रियों का एक ही उद्देश्य था, छत्तीसगढ़ का विकास कैसे हो, छत्तीसगढ़ के लोग उन्नति कैसे करें, और पुलिस के संदर्भ में छत्तीसगढ़ पुलिस की विश्वसनीयता कैसे बढ़े, नक्सलवाद कैसे खत्म हो, चाहे रमन सिंह जी हों, चाहे जोगी साहब हों, चाहे बघेल जी हों और विष्णुदेव साय जी हों, सबका मुख्यमंत्री के रूप में लक्ष्य एक ही था और उनकी अपेक्षा भी इसी प्रकार की थी। दूसरी बात है, जो लोग अक्सर सोचते हैं, इन चारों में से किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कोई गलत काम करने को कभी, मैं तो एसपी से लेके और डीजी तक बन गया इनके कार्यकाल में, किसी ने भी मुझे कभी नहीं कहा कि आप ये गलत काम करें। ऐसा लोग अक्सर सोचते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा जो लक्ष्य था, जो उनकी सोच थी, वो छत्तीसगढ़ ओरिएंटेड थी कि देश में छत्तीसगढ़ नया राज्य बना है तो हम कैसे उसको आगे ले जा सकते हैं, उसमें सबकी भूमिका क्या हो, इस दिशा में ही उन्होंने काम किया। हाँ, व्यक्तिगत हर व्यक्ति अलग अलग होता है, जैसे मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, वैसे मुख्यमंत्री अलग हैं, किसी में कुछ क्वालिटी है, किसी में, लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा कि मैं चारों के प्रति समान रूप से आदर भाव रहता है, और उन्होंने जो, हमने जो कुछ उनसे सीखा, जी। जो उनके साथ काम करके सीखा, वो कहीं ना कहीं जीवन में काम आता है। तो सभी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, मुझे भी अब 25 साल हो गए हैं, तो जी। उस दिशा में मैंने देखा कि किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि छत्तीसगढ़ पीछे रह जाए। सर, आप एक बहुत आस्थावान व्यक्ति हैं, आपको ईश्वरी पर बहुत आस्था, ईश्वरी शक्ति पर आपकी पूजा पाठ भी विशेष रही है। तो ये आस्था आपके जीवन में जो चुनौतियाँ आई हैं या कभी निराशा के क्षण आए हों, तो कितना संबल मिला, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि ईश्वरीय शक्ति जो है वो हमेशा आपके साथ रहती है। आपको सही काम करना चाहिए। गलतियाँ होती है, कई बार अनजाने में और कई बार जान के भी होती हैं। हमें मालूम होता है, कॉन्सेंस कह रहा है कि गलती हो रही है, वही भगवान है। अपनी गलती को स्वीकार करना या अपनी कमियों को दूर करना, ईश्वर हमेशा आपको तभी मदद करता है। और मदद मैंने अपने जीवन में पाया कि केवल पूजा पाठ ही एक महत्व नहीं रखता है, बल्कि उसके साथ भगवान के प्रति आपको दृढ़ आस्था भी रखनी होती है। उसमें विश्वास रखना पड़ता है कि शक्ति है, और उसे महसूस करना होता है। जैसे हम आज श्री महाकाल धाम पॉडकास्ट में बैठे हैं, जी। तो जो उज्जैन में मैं पुलिस अधीक्षक था, तो महाकाल, मैं ये मानता हूँ कि महाकाल भगवान की जो सच में कृपा होती है, जो लोग वहाँ जाते हैं। मैं 1.5 साल एसपी था उज्जैन में, तो मैंने प्रतिदिन और कई बार दिन में 2-3 बार भी महाकाल भगवान के दर्शन किए साक्षात रूप वाह! से। भाग्यशाली रहा मैं। तो मैं तब भी ये सोचता था और आज भी ये सोचता हूँ कि वो जरूर शक्तियाँ हैं जो आपको महसूस करती हैं। आप वहाँ जाने से ही आपको पता चलेगा, वाइब्स आती हैं। इसी प्रकार से सभी जगह जो धार्मिक स्थान है, कोई भी मंदिर हो, कोई भी ग्रंथ हो, मैं सभी जगह जाता हूँ। बल्कि मैं तो, ऐसा नहीं है कि मैं केवल हिंदू धर्म, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ। मुझे कोई मज़ार हैं जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है आगरा में, मैं वहाँ भी जाता हूँ। तो ये तो एक, सभी शक्तियाँ जो है आपके साथ हैं, लेकिन हाँ, ईश्वर में आस्था मेरी ज़रूर रही है, और वही एक शक्ति और संबल के रूप में रहती है। जब अपने को लगता है कि भगवान, मैं आपको बताऊँ 2018 के इलेक्शंस हो रहे थे जी। विधानसभा के, और नक्सल डीजी था मैं उस वक्त, चुनाव थे, और छत्तीसगढ़ में आज़ाद भारत में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, नक्सलवादी क्षेत्रों में बूथ लूटे जाते हैं, कुछ जी। घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, लोग मारे भी जाते हैं, और पुनर्मतदान होता है। तो जब 18 की जिस दिन वोटिंग थी, मैंने मंदिर में, सुबह मैं रोज ही जाता हूँ, तो मैंने भगवान से कहा, भगवान जितना मैं कर सकता था मैंने किया, लेकिन ये कुछ भी काफ़ी नहीं है। यदि आप नहीं जी। देखेंगे तो लोग, निर्दोष लोगों पे कुछ ना हो। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 18 के चुनाव में एक भी बूथ पे पुनर्मतदान नहीं हुआ, कोई भी हिंसा व्यक्ति, नहीं हुई। एक भी घायल नहीं हुआ, छोटे से भी घायल नहीं हुआ। वाह! यही भगवान की कृपा है कि पूरा चुनाव, जबकि उस वक्त उस इलेक्शन में हम लोग नक्सल ऑपरेशंस बहुत
सख्ती से कर रहे थे। काफ़ी रिटेलिएशन था माओवादियों की ओर से। 17-18, 16-17-18 एक बड़ा वो कालखंड है छत्तीसगढ़ के, जब नक्सलवाद पे बड़े प्रहार हो रहे थे। उस समय रिटेलिएशन की पूरी उम्मीद थी। 80 बटालियन हमारी उसमें और गई थी, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फोर्स थी उसमें इलेक्शन के लिए, जो केंद्र सरकार ने दी थी चुनाव के लिए, चुनाव आयोग ने, उतनी फोर्स को भेजना, फिर उसको बाहर निकालना सुरक्षित, अपने आप में चुनौती थी। ये सब ईश्वरी कृपा से संभव हुआ। तो ईश्वर की कृपा और आस्था जो है वो तो मेरा दृढ़ विश्वास है आगे भी जीवन में और सभी के जीवन में ईश्वर का महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपके बारे में चर्चा थी सर कि आप जवानों के बीच में बस्तर में धुर नक्सल इलाकों में चले जाते थे, कभी भी आप कभी डरे नहीं और दूरस्थ इलाकों में जाकर के आपने जवानों का मनोबल बढ़ाया। कोई ऐसा रोमांचक, ऐसी कोई मुठभेड़ या घटना हुई है, बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब आप किसी भी चीज़ का नेतृत्व करते हैं, और जब नक्सलवादी अभियान की कमान थी मेरे पास, तो मुझे ये स्पष्ट करना ज़रूरी था हमारी खुद की फोर्स को कि हम उसके साथ हैं जी। अब इसमें भी ईश्वर की मदद मिलती है। तो मैंने कोशिश की कि मैं वो सामने से जाऊं, उन इलाकों में जाऊं जहां कोई नहीं जा पा रहा है, जहां फोर्स को लगता है कि हम या तो मुश्किल से जा पाते हैं या फिर हम जा ही नहीं पाते हैं, उन इलाकों में हम गए। और कई बार ऐसा हुआ कि बाय रोड जर्नी लोग नहीं करते थे, हेलीकॉप्टर से करते थे। मैं कई बार अपनी वाइफ को लेकर के भी मैंने बाय रोड बीजापुर से यहाँ तक की यात्रा की है, ये जानते हुए भी कि ये घातक हो सकती है, लेकिन वो मैंने बोला ना कि आपको दृढ़ विश्वास लेके चलना पड़ता है। तो ऐसी रोमांचक घटनाएं तो बहुत हैं, लेकिन एक घटना का उल्लेख चूंकि आपने कहा है तो मैं करना चाहता हूँ कि जब हम लोग 2017 में 24 जवानों को मार दिया सीआरपीएफ के माओवादियों ने अप्रैल में, और उसके पहले मार्च में 12 लोगों को उन्होंने मारा, तो करीब 36 लोग हमारे जवान शहीद हो गए। एक समय में जो हमारी सारी मेहनत थी उसको उन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज लाया था। ये 2017 अप्रैल की बात है। फिर हम लोगों को लगा कि अब ये गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी भी उस वक्त आए थे यहाँ, और एक बड़ा माहौल, बड़ा गमगीन माहौल था, काफ़ी सेटबैक था सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो ये एक समस्या थी। तो जिस कैंप था बुरकापाल जहाँ पर ये हमला हुआ था, हम लोगों ने गृह मंत्री जी के जाने के बाद, और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे, हमने कहा कि हम लोग इसको जरूर चुनौती की तरह से ही लेंगे। तो वो एक रोमांचक बात थी। हम लोग दूसरे दिन से ही हम बुरकापाल गए। हम लोगों ने कहा इसी कैंप में 2 दिन रहते हैं, जहाँ पे हमला हुआ हो, जहाँ इतने लोग मारे गए हों, जो कैंप वल्नरेबल हो, जहाँ पर माओवादियों की प्रेजेंस हो, उस कैंप में जाना, रहना, हेलीकॉप्टर से जाना, रुकना, उतरना, इसके साथ साथ वहाँ उन लोगों से बात करना, वहीं घंटों हम लोग रहे। ऐसा इलाका नहीं था कि सड़क से भी निकल सकें, वहाँ जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। और फिर हम लोग वहाँ रुकते थे, खतरा था। जो फोर्स खुद डरी हुई, जिसके आदमी खो गए, वहाँ रहना आसान नहीं था। यहाँ से वो रोमांच शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने एक ऑपरेशन प्रहार सोचा कि एक लॉन्च करेंगे, जैसा उन्होंने किया है वैसा ही हम लोग भी करेंगे। तो 1 महीने की तैयारी हुई, फोर्स इकट्ठा हुई, पूरी उनके साथ मोटिवेशन हुआ। हम लोग हर रोज जाते थे। मतलब ताज्जुब की बात है कि सुकमा नहीं बल्कि बुरकापाल और दोरनापाल, उन इलाकों में हम लोग रोज जाते थे। मैं, सीआरपीएफ के एडीजी और भी इंटेलिजेंस के जो आईबी के थे, और भी लोग हमारे अधिकारी, सब जाते थे, डेली मीटिंग करते थे, देखते थे। फिर वो ऑपरेशन प्रहार लॉन्च हुआ। चूंकि हमने भारत सरकार से भी और राज्य सरकार में भी कहा था कि इस चुनौती का जवाब तो देना पड़ेगा, हम दब के नहीं रहेंगे। तो 1 महीने बाद ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ, और जिस समय ऑपरेशन लॉन्च हुआ एक घनघोर संघर्ष शुरू हो गया, और उस वक्त हमारे करीब 17 लोग घायल हो गए। वहाँ गोलियां चल रही थी, और हम लोग यहाँ क्योंकि वो जो इलाका है दूरस्थ है, कोई नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग एक वॉर रूम बना करके वहाँ बैठ के देख रहे थे। एयरफोर्स के जो एयर कमोडोर थे वो भी हमारे साथ थे। ऑपरेशन की शुरुआत में उनके इलाके में, और जो सबसे महत्वपूर्ण इलाका था, जिसको वो राजधानी कहते थे अपनी, सबसे कमांड, उसी जगह वो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तो ऐसा लगने लगा सुबह कि हम एक बड़ी विपरीत परिस्थिति में फंस गए हैं। हमारा करीब 1000 के करीब का फोर्स फंस न जाए, लेकिन ये तय था कि ऑपरेशन वापस नहीं करेंगे। जो हमारा कमांड करने का सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू हम उनको बता सकते थे, हमने कहा वो नहीं करेंगे। ये घायल लोगों को निकालना एक बड़ी समस्या थी। अगर हम घायल को निकाल के लाते हैं
तो फोर्स जो घायल को लेके एक तो ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा और घायलों को लेके वापस आना पड़ेगा। उस अवस्था में ये तय किया गया कि हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का वहीं उतारा जाए, उस जंगल में जहाँ गोलियां चली हों, जहाँ 17 लोग घायल हों। ये आप सोचिए कि वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कहीं अगर उस हेलीकॉप्टर में वो हेलीकॉप्टर के पायलट, उनके साथ और भी लोग, अगर कहीं उन पे गोलियां लग जाती और वो घायल हो जाते या हेलीकॉप्टर गिर जाते तो हमारा क्या होता, देश में सरकार का क्या होता, इंडियन एयरफोर्स का MI-17 अगर नक्सली गिरा लेते। लेकिन फिर भी फैसला ये वहीं हुआ कि नहीं, करना ही है। इस रोमांच को जो आपने कहा, ये बड़ा रोमांचकारी और बड़ा विस्मयकारी अनुभव था। हम लोगों ने कहा, एयर कमोडोर ने भी पायलट्स को बोला, बहुत बहादुरी के साथ वो पायलट्स ने वहाँ पर ज़मीन पर हेलीकॉप्टर को उतारा, उन लोगों को वहाँ घायलों को उसमें चढ़ाया और ऊपर लेके उड़े, वहाँ से सुकमा लाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, 17 गोलियां उस हेलीकॉप्टर में लगी हैं नक्सलवादियों की, लेकिन किसी भी तरीके से वो बेचारे पायलट उनको लेकर के सुकमा में सुरक्षित उतरे। वहाँ से दूसरे हेलीकॉप्टर से हम उन्हें रायपुर लाए। कोई भी घायल हमारा मरा नहीं, सारे के सारे यहाँ ला करके उनका ट्रीटमेंट हुआ। ये एक रोमांच का अनुभव में से एक मैं गिनता हूं। साहसिक था, बहुत ज्यादा साहसिक था, दुस्साहसिक भी कह सकते हैं, लेकिन उसने पूरी नक्सलवाद की दिशा बदल दी। नक्सल ऑपरेशन की सफलता की शुरुआत ही ऑपरेशन प्रहार है। उसके नाम से आज जो हम रिजल्ट देख रहे हैं, वो उसकी जड़ और उसकी नींव उसी ऑपरेशन प्रहार में लगाई गई। उसका प्रभाव पड़ा, काफी मनोवैज्ञानिक प्रभाव लगा। नक्सलवादियों को लगा कि अरे ये यहाँ भी आके लड़ सकते हैं और इस तरह भी लड़ सकते हैं। उनको उठा लिया गया, ऑपरेशन दिन भर चला, उनके ऊपर गोलीबारी हुई, काफ़ी लोग मारे गए। बाद में ये पता चला माओवादियों के लिटरेचर में कि उनके 30 से ज़्यादा लोग उस हमले में जो सुरक्षा बलों ने किया था, वे उन्होंने बाद में अपने लिटरेचर में लिखा कि मारे गए नक्सलवादी। हम लोग उनकी डेड बॉडीज़ नहीं ला सके थे, लेकिन वो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि इस हमले में 30 से 40 जवान हमारे शहीद हो गए, कॉमरेड। तो उसकी सफलता उसी से कहलाती है। ये एक ऐसे बहुत अनुभव हैं। आप उसमें पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। आपसे बातचीत करके आज बड़ी प्रेरक बातें मिली सर, और साहसिक जीवन आपने जो जिया है और छत्तीसगढ़ के अपनी प्रतिभा का, अपने ज्ञान का, अनुभव का एक अमूल्य योगदान दिया है, जिससे छत्तीसगढ़ आज नक्सल मुक्त हो रहा है। नए अधिकारी आ रहे हैं सर छत्तीसगढ़ में, अलग अलग कैडर से, तो उनको क्या कहना चाहेंगे नए IPS अफसरों को आप? देखिए, चुनौती है। छत्तीसगढ़ एक चुनौती का, जैसे हम लोग जब नौकरी में आए तो पंजाब की एक प्रॉब्लम थी, लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ पिछले कुछ सालों से एक नक्सलवाद, एक देश में एक बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ के रूप में है, नक्सलवाद के रूप में, तो उनको उसका सामना करना है। इसके अलावा धीरे धीरे राज्य बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, और भी विकास हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, तो कानून व्यवस्था की स्थितियाँ निर्मित हो रही, अपराध बढ़ रहे हैं। तो नए IPS ऑफिसर्स से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक विश्वसनीय पुलिसिंग यहाँ पर पैदा करें और इफेक्टिव ऑफिसर के रूप में सामने आए और चुनौतियों का सामना करें। और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि जो नए अफसर होंगे हम लोगों से ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बेहतर होंगे। जिस तरह की चुनौतियाँ समाज में हैं उसी समय वो आ रहे हैं, तो वो एक अच्छा योगदान देंगे, ऐसा मेरा मानना है, और यही विश्वास है कि वो लोग इस प्रकार कर पाएंगे। किस सेक्टर में ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपके विचार से? मुझे लगता है कि अब जो समय है वो अर्बन सेक्टर में, खास करके अर्बन क्राइम्स में और साइबर क्राइम्स में विशेष चुनौती है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर है, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। यही चुनौतियाँ हैं। आपसे बातचीत करके आज बहुत अच्छा लगा। प्यारे दर्शकों, मैं आशा करता हूँ कि अवस्थी सर से बातचीत आपको पसंद आएगी। अपने सुझाव से हमें अवगत कराइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका फिर से धन्यवाद। थैंक यू।